बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे नाज़रीन। मगर एक बात यह है कि ख्याल तो रखना है हमने अपना, मगर उसके हिसाब से जो आज के हमारे मौजू हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम आज कुछ वेब के हवाले से भी बात करेंगे। आज हम कुछ हेल्थ के हिसाब से बात करेंगे, जिसमें कुकिंग के हिसाब से एक ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। और उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग ख़बरों से हम अपना शो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं एक नई फ़ैशन आ गई, आपको पता है वो क्या है? पता है, नई वेपिंग की फ़ैशन। व्हाट डू यू थिंक? हाथ में पकड़ते हैं वेप, ठीक है, और उसको एक नया फ़ैशन बना लिया है कि इसको पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। इट्स ऑन फ़ैशन कि वेपिंग करनी है। पहले सिगरेट एक फ़ैशन हुआ करता था, याद है? मूवीज़ के ज़रिए, एड्स के ज़रिए, यू नो, फिर बड़ा प्रमोट किया गया। फिर इसकी जो चीज़ें हैं उसके एड्स के ऊपर तो पाबंदी लग गई, मगर मूवीज़ के अंदर और डिफरेंट जगहों के अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं दिखाया जाता है कि वो बहुत कूल होते हैं, यू नो, व्हाटएवर। तो अब वही चीज़ें वेब के साथ हो रही हैं नाज़रीन। अब छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ वेब लेके साथ घूम रही होती हैं। मैंने कई बार बताया था कि मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं सैलून्स जाती हूँ तो छोटी छोटी बच्चियाँ माओं के साथ बैठी हुई होती हैं और वेप कर रही होती हैं। 4 सहेलियाँ जाती हैं, नेल्स लगवाने के लिए जाती हैं, और नेल मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है और साथ में वेप चल रही है। 18-19 साल की लड़कियाँ, क्या ताल्लुक़ है उनका? पहले तो सिगरेट की स्मेल से पता लग जाता था कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिगरेट पी कर आए। वेप की स्मेल नहीं होती, फिर कैसे पकड़ा जाए कि हमारा बच्चा जो है वो वेपिंग कर रहा है? इसके अंदर निकोटीन भी मौजूद होती है, आपको पता है। फिर ये सिगरेट और वेप, ये दोनों, क्या ये इक्वली दोनों नुकसानदेह होती है, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है? उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे कि हम इसका डिफरेंस आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर उमर नईम हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और पहली मरतबा आज हमने इस टॉपिक पे इनको मदऊ किया है, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वर्सेस कह सकती हूँ उसको, वेप वर्सेस सिगरेट, ठीक है? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? ये जो क्वेश्चन है जी, ये हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ हम लोग सुन रहे होते हैं, और स्पेशली यंग जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनसे, कि जी वेप और स्मोकिंग में क्या फ़र्क है और कौन ज़्यादा इसमें ज़्यादा नुकसानदेह है। पहले तो जी कि ये थोड़ा सा सवाल हम लोग, ये सवाल ही गलत है। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या दोनों के दोनों नुकसानदेह हैं? जी हाँ, दोनों नुकसानदेह हैं। दूसरा सवाल है जी कि कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह है? उसमें ऑब्वियसली स्मोकिंग ज़्यादा नुकसानदेह है, वेप जो है वो कम नुकसानदेह। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सेफ़ है। कई जो वेप प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है जी 95% सेफ़र, वो बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। वेप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हाँ, सिगरेट से कम नुकसानदेह है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। तो पूरे ऑफिस में सारे लड़के सिगरेट छोड़ के तो वेप पे आ गए, और उन्होंने कहा कि वेप की वजह से हमारी सिगरेट छूट गई है। तो वो बड़ा इसको फैशन भी, कूल भी समझते हैं, और समझते हैं कि सिगरेट अब हाथ से निकल गई, वेप आ गई, तो ये कम नुकसानदेह। हाँ, अच्छा जी, इसमें जहाँ तक कूल लगने की बात है वो मैं आपको उसके एंड पे जो नहीं बताऊंगा जी, कि इस पे भी हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं कि कौन चीज़ें इस पे कूल लग रहे होते हैं, और जो अपोजिट जेंडर होता है वो वाकई इसको कूल समझ रहा होता है, या ये सिर्फ एक हमारे ब्रेन का एक हमें धोखा दे रहा होता है। दूसरा ये जी कि 2 पेशेंट्स अगर अलग अलग आ रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछती हैं जी कि एक 50 साल का बैंकर है जो कि दिन में 40-40 सिगरेट फूंक रहा है, हाँ, उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जी कि आप सिगरेट को कम करके एक क्विटिंग के उसमें आ सकते हैं जी, कि आप सिगरेट कम करें, उसकी जगह आप वेप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसको छोड़ दें। लेकिन अगर एक जो यंग लड़के हैं, छुड़वाने के टाइम के लिए, सिगरेट के छुड़वाने के लिए ये एक टूल है, एक बहुत हल्का सा टूल है, लेकिन एक टूल है कि जी आपने अगर 40 सिगरेट पीने, उसकी जगह अगर आप जो प्योर निकोटीन का अगर आता है, ताकि आपकी क्रेविंग भी कम होती रहे और आहिस्ता आहिस्ता आप स्मोकिंग हैबिट से बाहर निकल आए। दूसरी तरफ अगर एक कॉलेज का लड़का या लड़की आती है कि जी मैंने वेपिंग करनी है, उसके लिए ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वो जस्ट जो इनिशियल स्टार्ट कर रहा है, उसको स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, उसको निकोटीन का नहीं पता। वो जब इसके ऊपर लगेगा तो वो अल्टीमेटली उसने जाना स्मोकिंग पे ही है। ये सब चीज़ें स्टेप वाइज हो रही होती हैं। वेपिंग स्टेप 1 है, स्टेप 2 पे स्मोकिंग है, और स्टेप 3 पे हमने ये देखा है जी कि माशरे में जो चीज़ें होती हैं, जो कि ममनू चीज़ें होती हैं, उनमें से हमेशा इनिशियल स्टार्ट सिगरेट से होता है और अब वेप से हो रहा होता है। जैसे कि हमने जितनी भी रिसर्चेस वगैरह देखी हैं कि अगर उसमें आप जाएँ कि जो शराब नोशी होती है या जो आइस का इस्तेमाल होता है, कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है, हैबिट्स होती है, अगर आप उसके बिल्कुल बेसिक्स में जाएँ तो वहाँ से वो सिगरेट से स्टार्ट हुआ होता है। इस वजह से पेरेंट्स को भी सबसे ज़्यादा जो हमने ये बताना होता है जी कि सिगरेट स्मोकिंग और अब आजकल के दौर में वेपिंग,
इस पे आपने फुल कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है किसी भी तरफ ख़राब होने की तरफ जाने के लिए। अच्छा, अगर वेब की बात करें तो उसमें ऑफिस के अंदर भी बहुत से लोग लेके बैठे होते हैं, घरों के अंदर कमरों में लेके बैठे होते हैं और हर वक्त पिए भी जा रहे होते हैं। सिगरेट पीने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है ऑफिस से। हाँ जी। आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे या 2 सिगरेट पी कर आ जाएंगे, ठीक है। जो वेब है आपके हाथ में है, मुसलसल ऑफिस के अंदर भी है और आप मुसलसल पिए जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हो गया? मतलब इसकी तो इनटेक भी ज़्यादा है ना। हाँ जी, इसके अंदर वैसे निकोटीन भी ज़्यादा आती है आपके अंदर और इसका नुकसान भी ज़्यादा हो रहा होता है ऑब्वियसली। लेकिन उस वक्त जब आप ऑफिस के अंदर पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक हमने एक मिथ बना ली जी कि इसकी स्मेल नहीं है और मैं ये पी सकता हूँ। मुझे पता जी सिनेमास हॉल्स के अंदर इवन वेपिंग भी अलाउ नहीं होती, वहाँ पे वेप नहीं होता। अगर जैसे हमने वैसे स्मोकिंग का हमने जो डिस्करेज किया, और बहुत अच्छी बात है जी कि पाकिस्तान के हर ऑफिस वगैरह के अंदर, बसेस के अंदर वैसे हमने स्मोकिंग को बैन किया हुआ है, तो वेप भी एक ना एक दिन बैन ज़रूर हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए बहुत अच्छे काम भी कर रही है। पिछले दिनों जो इनका वेप के शॉप्स वगैरह बंद की थी, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो दोबारा सब चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। और वो शॉप्स इतनी फैसिनेटिंग शॉप्स होती हैं कि आप एक दफ़ा रुक के ज़रूर देखते हैं उन शॉप्स को। अच्छा, जहाँ पर मैं बात करती हूँ ना कि मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो है ना एक्शन लिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर भी बोलूँगी कि चीज़ें बहुत सख्ती के साथ जो है ना लागू की गई हैं आवाम के ऊपर और बहुत अच्छा रिएक्शंस देखने को मिला है। मतलब लोगों ने उसके ऊपर फॉलो किया। अगर सिगरेट के ऊपर जैसे पाबंदी है कि 18 साल की उम्र का जो कम बच्चा है वो नहीं ख़रीद सकता सिगरेट, उसी तरह से वेब के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए कि आईडी कार्ड चेक होना चाहिए कि कोई फ्लेवर ख़रीदने भी आ रहा है तो आईडी कार्ड पहले चेक होना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। अगर ये कानून, ये सख्ती अगर आ जाए, मैंने जो रिक्वेस्ट किया है मरीम नवाज़ जी से, वो मेरी सारी बात सुनती है, मेरी सारी रील्स देखती हैं और आप यकीन कीजिए मैं यहाँ पे आज फरमाइश करती हूँ और कल चीज़ें जो ना हो जाती हैं। तो आज मैं ख़ास फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज ये रील जो है मरीम नवाज़ जी के लिए कि आप प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लें कि जो वेब भी है ना, वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा चाहे फ्लेवर लेने के लिए जाए, वेब के लिए जाए, तो उसका आईडी कार्ड चेक हो और उसको 18 साल का अगर नहीं है तो ना दी जाए। रिक्वेस्ट है। हाँ, क्योंकि मैं आपकी इस रिक्वेस्ट में थोड़ा सा मैं और बीच में ऐड करना चाहता हूँ। आप वेब को सिर्फ 40 ईयर्स पे कर दें ताकि उसके बाद फिर ये कोई ख़रीदेगा ही नहीं, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद जो बंदा वेब खरीद रहा होता है वो सिर्फ क्विटिंग के लिए ले रहा होता है। 40 से नीचे जो बंदा वेब ले रहा होता है वो सिर्फ जस्ट स्टार्टिंग में होता है, उसको स्टार्ट से हमने रोकना है। क्या बात है। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी है साथ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम लोग क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं वेप के हिसाब से। अच्छा, वेप जो है ना कुछ जगह क्योंकि इसके अंदर निकोटीन होता है तो लोग जो है ना किसी भी तरीके से, चाहे सिगरेट में भी, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इतना नुकसानदेह नहीं है। व्हाट इज़ दिस, लाइक निकोटीन क्या चाहिए हमारी बॉडी के लिए, ज़रूरी भी है? जी, इसके बारे में जो मिथ है वो ये जी कि जैसे निकोटीन कैंसर कर रहा होता है। निकोटीन कैंसर नहीं कर रहा होता है। निकोटीन इज़ जस्ट लाइक कैफ़ीन। जैसे एक्सेसिव कैफ़ीन, आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ीन अगर कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो वो भी नुकसानदेह होता है। उसमें से भी जो दिल की धड़कन होती है तेज़ हो जाती है, हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं और कभी कभार झटके भी लगने शुरू हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज में कैफ़ीन अगर आप लिए जाए। सेम इस जो निकोटीन की तरह है, हमारे जिस्म के अंदर निकोटीन के ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर निकोटीन जाके अटैच होती है और हमें थोड़ा सा एक्साइट कर देती है। और निकोटीन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप ये देख लें जी, निकोटीन एक ट्रक है जिसने ऊपर मुख्तलिफ जो होती ना कैंसर वाली चीज़ें वो लाद के हमें जो लेके जा रहा है। ट्रक का अपना कसूर नहीं है, जो उसके अंदर मवाद पड़ा हुआ है जो बस एक्सप्लोसिव है उसका सारा कसूर है। तो निकोटीन एक कैरियर चीज़ है, इस वजह से हमने निकोटीन को हम लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं जी कि आप निकोटीन के करीब भी ना जाएं क्योंकि ये बहुत हाईली एडिक्टिव होता है। अच्छा, ये जो आदत लगती है निकोटीन की इस तरह से सिगरेट्स के साथ या वेप के साथ, वो किस तरह से पड़ती है? कोई 3-4 यूज़ के बाद या फिर इसको महीना एक्सेस यूज़ करने के बाद, या फिर इसकी तलब कब महसूस होती है कि आदत कब पड़ती है इसकी? जी, निकोटीन की आदत पड़ती है ऑलमोस्ट तकरीबन जो स्टडीज़ कहती हैं जी 1 महीना निकोटीन को अगर आप लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके एडिक्शन हो जाते हैं। दूसरा जो हम लोग अपने पेशेंट से जो सवाल पूछते हैं, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि आया हमें पता चलता है जी कि अगर कोई पेशेंट कहता है ना जी कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा था या बहुत कम पी रहा हूँ, तो पहला सवाल हम उनसे पूछते हैं जी कि सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अगर आप पहला सिगरेट कब पीते हैं? अगर वो कहता है जी कि मैं पहले आधे घंटे के अंदर पहला सिगरेट पी लेता हूँ, इसका मतलब है कि वो हाईली एडिक्टिव हो चुका हुआ है। यानी कि 10-12 घंटे की जब वो नींद आई है, उसके निकोटीन उसको बॉडी ने बहुत ज़्यादा उसको कहा कि जी और तलब करे।
इसका मतलब होता है कि जी वो हाईली एडिक्टिव हो चुका है। अगर बंदा सुबह मॉर्निंग उठ के पहले आधे घंटे के अंदर अगर वो सिगरेट पीता है तो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि उनको स्टूल पास नहीं होता जब तक कि वो सिगरेट वॉशरूम में बैठ के ना पिएं, इतने एडिक्टेड होते हैं। तो क्या इससे वॉशरूम का क्या ताल्लुक है, मतलब सिगरेट का? वो सुबह आपकी उठते के साथ ही जब सिगरेट नहीं पिएंगे तो वॉशरूम नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली उसमें ये होता है जी कि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होती है। आपका जो मैदे का जो सारा निज़ाम होता है वो निकोटीन के ऊपर शिफ्ट हो चुका होता है। निकोटीन उसको जाएगी तो वो एक्टिवेट होगा और वो जो वर्किंग में आएगी चीज़ें। इसी तरह कभी कभार बेसिकली जो ब्रेन बूस्टर होता है, जैसे बेड टाइम टी के बारे में हमने सुना है, कुछ लोगों को बेसिकली टी से भी जो चाय से भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं जी कि चाय के बगैर वो लोग भी वॉशरूम नहीं जा सक रहे होते। लेकिन ये सब चीज़ें हैबिट्स होती हैं। इसमें एक रूल ऑफ 3 होता है जी, ठीक है जी। अगर आप क्विट करते हैं तो पहले 3 दिन जो होते हैं वो आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जी तड़ो ख़त्म हो जाती है कि जी मैंने सिगरेट पीना है, कुछ होना शुरू हो गया है। अगर 3 दिन अगर आपने गुजार लिए तो क्रेविंग ख़त्म। अगर 3 हफ्ते गुजार लिए आपने तो आपकी हैबिट ख़त्म हो जाती है। स्मोकर्स को हैबिट होती है सिर्फ उसको मुंह तक लेके आने की और कोई चीज़ बर्निंग चीज़ की। 3 हफ्ते में वो हैबिट ख़त्म हो गई और 3 महीने अगर किसी ने स्मोकिंग वगैरह छोड़ दिया है तो फिर उसकी ये चीज़ उसका वो एक नया पर्सन बन जाता है, ठीक है। यानी कि रूल ऑफ 3 कहते हैं, 3 दिन में क्रेविंग ख़त्म, 3 हफ्ते में आपकी जो हैबिट ख़त्म और 3 महीने अगर छोड़ दिए तो आप टोटली एक नॉर्मल पर्सन या एक टोटली आप एक न्यू पर्सन बन चुके होते हैं। आप क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर आप वेप यूज़ करते हैं? मैंने जी सब कुछ ट्राई किया हुआ है, क्योंकि वो ट्राई करने के बाद फिर छोड़ना भी होता है। और ये मैं कोई इनकरेज नहीं कर रहा लोगों को जी आप सब ट्राई करें। ट्राई करके छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है और क्विट करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और छोड़ी किस तरह से थी, कोई तरीका बताइए? मैं इतना लगा ही नहीं था कि मुझे छोड़ना पड़े। अच्छा। जस्ट हमने जब क्योंकि वो चीज़ क्योंकि हमारे जो होता कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर स्मोकिंग एक बहुत ज़्यादा चीज़ वो जो होती थी कि जी कि स्मोकिंग, इवन क्रिकेट मैचेस में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त किस्म के इश्तिहार आ रहे होते थे स्मोकिंग के, घोड़े भाग रहे हैं, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, एंड पे एक सिगरेट का नाम आ जाता था, ठीक है जी। और बहुत अच्छी बात हुई जी कि उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। यानी कि कई हमारे क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स ऐसे थे जिसके नाम ही सिगरेट के ब्रांड्स के ऊपर थे। वो चीज़ बैन हुई तो वो चीज़ ख़त्म हुई। अब इस जनरेशन के लिए ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ आ रही है, अब इसको वेपिंग को हम ऐसे कर रहे हैं जैसे लीगलाइज हो चुकी हुई है। और यानी कि इस जो है जनरेशन जो है जो जेन ज़ी जो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज स्मोकिंग नहीं है, इसके लिए वेपिंग है। हमने वेपिंग को रोकना है, जैसे कि हमने 90s और अर्ली 2000 हमने स्मोकिंग को बैन किया था। क्या बात है। अच्छा, मेरे साथ एक और मेहमान हैं, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, हमजा भाई, एंड ही इज़ अ परफेक्ट शेफ़, वेरी फेमस, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी तालीम नॉलेज रखते हैं, हर शोबे के हिसाब से इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। आपसे भी पूछना चाहूँगी कैसे? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। Yes, आप thank you. ठीक ठाक हैं? आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं साड़ी में। अच्छा, मुझे पता था आप आ रहे हैं और आपने फिर आपका फैशन सेंस भी अच्छा है, तो मैंने कहा आई शुड वेयर सम, यू नो। नहीं, बेज इज लुकिंग वेरी सुआव, वेरी सोफिस्टिकेटेड। थैंक यू। लाइक अब मैं कह सकती हूँ, I'm slay girl। एब्सोल्युटली। अच्छा, वेब के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं वेप देख रहा हूँ कि इट इज लाइक अब एक सिंबल बनता जा रहा है, स्टेटस सिंबल। एवरीबडी सर, एवरीबडी इज यूजिंग वेप। हर कोई, हर बच्चा बच्ची, एवरीबडी। और मैं एक आपको इस तरह बात कर रहे थे ना कि 18 साल से छोटे बच्चे मत पिएं। मेरा रेस्टोरेंट था, उसके साथ ही वेपिंग की शॉप थी, वेप जहाँ रिफिल करके देते हैं। तो वो जो सेल्स के लोग थे वहां पे, वो दोपहर में कहते थे कि तुम लोग लड़कों को आओ, जो छोटे लड़के 14-15 साल के, उनको दोपहर में आओ, हम दोपहर को तुम लोगों को ना कर देंगे छुपके फिल, ठीक है। तो एज यंग एज 12, 13, 14 ईयर ओल्ड गाइज एंड गर्ल्स आर यूजिंग वेप, which is definitely not safe in any form, ठीक है ना। तो it's synthetic। सर बेहतर इस पे रोशनी डाल सकते हैं, पर मैं आपको ये बताऊं, और एक और मजे की बात, इस पे बैन भी लगा था अगस्त सितंबर लास्ट ईयर, एक बहुत हैवी बैन हुआ था इसके ऊपर। पर इतने बिग शॉट्स इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में, ये इतना एक वेल इन्वेस्टेड ट्रेड है, बिजनेस है, कि फिर उनको अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 3 हफ्ते के बैन के बाद उनको शॉप्स को रीओपन करना पड़ा, और खैर से लोग धड़ाधड़ वेप पी रहे हैं। लग गए। अच्छा, क्या बना रहे हैं आज? क्या चीजें हैं आज हमारे पास 2 बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। एक तो सैलेड होती है टू कीप यू हेल्दी, फ्रेश एंड फिट। उसमें वी आर डूइंग अ सीजनल क्यूकम्बर स्प्रिंग, वेरी लाइक कलरफुल स्प्रिंग क्यूकम्बर सैलेड। और दूसरी चीज है हमारी मुर्ग अनारदाना। तो मुर्ग के साथ अनारदाना? यस, इट्स स्वीट, स्पाइसी, डिलिशियस, सेमी वाइट ग्रेवी में, बहुत मजेदार। तो ये हम मुर्ग नारदाना आपके साथ लाइव बनाएंगे, और साथ सैलेड को भी मिक्स करेंगे। तो शुरू करें अभी? No, can't wait, but we have to take a short break first. Yeah, I'll be right back.
ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे वेप और सिगरेट के हवाले से, और साथ साथ हमारे साथ हमजा भाई भी मौजूद हैं। मगर हम यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अब लड़के ना नाज़रीन ये समझते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं या वेप पी रहे हैं तो कूल तो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं लड़कियों को, और लड़कियां जो है ना ये सोच रही होती हैं कि हम बड़ी कूल लगेंगी अगर हम पिएंगी, तो लड़के बोलेंगे ओ माय गॉड ये तो हमारा, इन लड़कियों के अंदर तो हमारे साथ का एक फ्रेंड एलिमेंट भी है, ये भी पी रही हैं हम भी पी रहे हैं, तो दोस्ती भी भाई जल्दी हो जाती है, तो गुल मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं क्या ऐसी? हाँ जी, बिल्कुल ये चीज़ें हैं, बल्कि हम इसके ऊपर एक रिसर्च भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जाके और एनोनिमस किस्म की हम लोग रिसर्च करें जिसमें उनका नाम ना जाहिर करके। और मैं यहाँ पे आपके टीवी चैनल से और आपके वसत से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जी कि स्पेशली लड़कों को, यूनिवर्सिटी के लड़कों को, कि यार लड़कियाँ इम्प्रेस नहीं होती सिगरेट पीने से। 95% लड़कियाँ जिनसे हमने सारी रिसर्च की है वो सिगरेट पीने वाले लड़के से इम्प्रेस नहीं होती, ना वो वेप वाले पीने से इम्प्रेस होती है। और सेम इसी यही चीज़ आप वैसे लड़कियों के लिए भी है। जब लड़कों से ये सवाल पूछा गया कि जी कि आप उस लड़की को कैसे देखते हैं या आप उसके आपकी क्या थिंकिंग आती है जब कोई लड़की स्मोक या वेप कर रही होती है, मोर देन 85% लड़कों के जहन में पहली बात जो उनका ये जवाब था जी कि हमारे जहन में फ़ौरन नेगेटिव आता है। ठीक है जी, हम यानी कि हमारा माशा अल्लाह का शुक्र है कि जी इतनी हमारे में वो है कि जी हम इन चीज़ों को कम से कम बुरा समझ रहे होते हैं। यानी कि हमारे लड़के भी इनमें ये कह जी कि हम लोग बेशक हम लोग मुंह से ना बोलें, बेशक हम वो ना करें, लेकिन हमारे माइंड के अंदर एक नेगेटिव आता है जी कि ये ठीक नहीं है। फीमेल्स के अंदर एक यहाँ पे टैबू है कि जी कि उनको स्मोकिंग ज़्यादा, बल्कि स्मोकिंग अगर फ़ीमेल कर रही हो तो वो हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा चीज़ बुरी समझी जाती है, जो कि फ़ायदेमंद इसमें से जी कि फ़ीमेल्स को उससे फ़ायदा होता है। अगर सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई बाबा जी अगर सिगरेट पी रहे हैं तो बंदा उसको सामने से गुजर जाएगा, ठीक है सिगरेट पी रहा है। कोई खातून सिगरेट पी रही होगी ना, मोटरसाइकिल वाले भी हर बंदा रुक रुक के घूम घूम के देख रहा होगा। अब इसमें ये इसके मुख्तलिफ पहलू बन सकते हैं जी। एक तो ये जी कि इसमें जो ख़वातीन हैं उनकी आज़ादी के ऊपर मसला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये है जी कि इस टैबू की वजह से हमारी फ़ीमेल्स जो हैं, स्पेशली यंग जो कि हमारी जो होती बच्चियाँ होती हैं, वो इस चीज़ से दूर हैं। जो एटलीस्ट अभी तक बाज़ारों के अंदर चीज़ें नहीं आई, जैसे आपने शुरू में बताया। एक और चीज़ होती थी पहले, जब कोई लड़का भी, कोई जैसे अगर गली मोहल्लों में कोई बुजुर्ग जा रहा है, ठीक है, मस्जिद जा रहा है वॉक करके किसी की फैमिली जा रही है, किसी का बेटा अगर कोई सिगरेट पीता हुआ गली से गुजर गया है और किसी ने बड़े ने देख लिया, तो जाके फ़ौरन उसके अब्बू से शिकायत करते होते थे, बताते होते थे कि आपका बेटा जो है ना वो मैंने इसको देखा है। तो छुप छुपा के होता था, इतने कॉन्फिडेंटली मुंह में बैठ के सामने नहीं होता था। अब होता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जो होता है, जो स्मोकिंग जो है, सिगरेट स्मोकिंग, वो अभी भी उतनी ही बुरी समझी जाती है पाकिस्तानी माशरे में जितनी 50 साल पहले समझी जाती थी। मसला आया है वेप का। वेप ने हल्का सा ना लोगों के जहन में डाल दिया जी कि ये शायद लीगल है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और इससे पहले आपको पता है वेप से पहले एक चीज़ शीशा लाहौर में बहुत ज़्यादा आम हो गया था। अर्ली 2000s के अंदर शीशा बहुत कॉमन हो गया था, शीशे कैफ़े बनने शुरू हो गए थे। अल्लाह का शुक्र है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको भी बंद किया था। और अब शीशे के बाद अब एक नई चीज़ आई वेप, और ये सब पाकिस्तान में नहीं है जी, ये इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। ये अंदर जाके क्या करता है? धुआं जो होता है आपके लंग्स को तो डैमेज करता है, ठीक है, मगर और क्या 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 टेंशन्स होती हैं, ज़रा सारी चीज़ें ज़रा खुल के बताइए एक बार। अच्छा जी, जो मिलेनियल्स थे, जो ब्लूमर्स थे, उनको तो जो हम कहते थे वो आंख बंद करके मान लेते थे। जेनजी के लिए अब हमें रिसर्चेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप उनसे कोई बात करते हैं, बहस करते हैं, वो फ़ौरन गूगल से आपको लेटेस्ट रिसर्च निकाल के दिखा देते हैं। अब इसके ऊपर जैसे जो NHS है यूके का, उसके ऊपर रिसर्चेस हैं, मिथ्स हैं, वो ये हैं जी कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो वेप है ये न्यू बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल वो बैन है। ठीक है जी, स्मोकिंग क्विट के अंदर इसका थोड़ा सा रोल है। अब इस चीज़ को लोग इसको वैसे एडवोकेट करना शुरू कर देते हैं जी कि हमने फिर वेपिंग हमने अलाउ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसे ही है जी कि कोई मैं आपसे किसी से सवाल पूछूं कि आपने तीसरी मंजिल से गिरना है या आपने पहली मंजिल से गिरना है। वेप और सिगरेट का ये फ़ायदा है, यही उसमें वो जो फ़र्क आ रहा है। और जहाँ तक आपका वो था जी कि वेपिंग नुकसानदेह है, बिल्कुल वेपिंग नुकसानदेह है, और स्मोकिंग से कम नुकसानदेह है, स्मोकिंग से कम है। यानी कि अगर आप मुझसे हार्ड एंड फास्ट पूछे कि जी ये करना ही करना है, एक बंदा है जी कि ये सिगरेट पड़ा हुआ है, ये वेप पड़ा हुआ है, तो उसमें से कौन सा आपने चूज़ करना है? पहली बात तो ये जी कि ये चूज़ ही नहीं करना। दूसरी बात ये कि लेसर ईवल, या हम लोग कह सकते हैं जी कि कम से कम सिगरेट चूज़ ना करो। हम लोग अपने अल्फाज को बचा के जी सिगरेट ज़्यादा नुकसान दे, बस इतना कहेंगे हम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छी तरीके से हमारे इस टॉपिक को एलैबोरेट किया। हमारे साथ हमजा भाई मौजूद होंगे और अभी आपके सामने बनाएंगे सैलेड और वो जो अनारदाना चिकन है ना, तो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक सून।
ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और यहाँ पर हमजा भाई के पास आ गई हूँ मैं, क्योंकि अब इंतजार नहीं हो रहा था, चीजें मैंने शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बनाने लगे हैं एक बहुत ही जबरदस्त स्प्रिंग सैलेड क्यूकम्बर वाली, और वो हम स्पेशली बनाते हैं फिजा की फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए। वो हुआ ये था कि मैंने ना एक मैसेज किया था इनको, और मैंने ना एक सैलेड की रेसिपी पूछी थी, कहीं मुझे घूम फिर रही थी तो मुझे समझ कोई नहीं आया, इन्होंने वॉइस भी भेजी, मगर आज वही रेसिपी अपने स्टाइल से वो हमें यहाँ पे करके बिल्कुल। अच्छा जी, हम अब जल्दी से इसको शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले आप देखें, ये देखें, ये बेहतरीन, ये मैंने क्यूकम्बर खीरा काटा हुआ है, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब खीरा है, जिसके हमने बीज डीसीड किए हुए हैं, इसके बीज नहीं है। और बीज कैसे ये निकालते हैं देखें, इसके? आपने खीरे को मुख्तलिफ तरीके हैं, कोरिंग, एक कोर करने वाली छुरी भी आती है, और उसके अलावा आप उसको काट के हाफ में, और आप बीच में से छुरी के साथ पकड़ लंबाई में बीच में से यस हाफ, एग्जैक्टली, आप ऐसे छुरी के साथ घुमा के भी काट सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे अब लौकी करते बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली। अब इसके अंदर जाएगा एक फ्रूट, एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद वील ऐड, मेरे हाथ साफ हैं प्लीज गाइस, वॉश्ड एंड क्लीन। वील ऐड टोमेटोज, वील ऐड कोरिएंडर, वील ऐड अनियंस, अ लिटिल बिट अनियन, क्योंकि अनियन थोड़ी शार्पनेस क्रिएट करता है, अच्छा, स्पाइसी होता है जनरली। ये देखिए, अभी सिर्फ हमने इसको मिक्स किया है तो ये कितना रिफ्रेशिंग लगना शुरू हो गया। और जो सबसे एक मेन इंग्रेडिएंट आ रहा है वो है टेक्सचर ऐड करने के लिए चॉप हुई हुई ग्रीन चिलीज एंड बेल पेपर्स। ये ग्रीन चिलीज, बेल पेपर्स एंड कैरेट्स, ठीक है। ये हम तकरीबन 1 कप ऐड करेंगे। आज मेरी वाइफ ने इतना ज्यादा कर दिया जितना मैंने हलवा बनाना था इसका। इतना बारीक कैसे काटा? ये चॉपर के अंदर, फिर सही है। हाँ, चॉपर आप हाथ से भी कर सकते हैं, पर चॉपर के अंदर चॉपर से अच्छा हुआ है। एग्जैक्टली। ये देखें कितना ब्यूटीफुल एंड कलरफुल ये हो गया है, ठीक है। ये देखें, इट लुक्स रियली नाइस। अब हम इसकी एक बहुत ही रिफ्रेशिंग मैरिनेड बनाएंगे इसकी। अच्छा। जो इसकी मेन, इसकी जो है, अच्छा, ऑलिव ऑयल तकरीबन हाफ अ कप, उसमें वील ऐड ऑरेंज जूस फॉर फ्रेशनेस। ये देखें, देखिए ना, सैलेड को अगर हमने कच्चे फल फ्रूट खाने हैं तो हर किसी में तो इतना हिम्मत हौसला नहीं होता ना, तो फिर उसके लिए आपको उसकी सीजनिंग और उसको मजेदार करना पड़ता है। अच्छा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ठीक है, थोड़ा सा नमक। नमक देखें, अगर आप लो सोडियम डाइट पे हैं तो बेशक मिस कर दें, अच्छा, ठीक है, नहीं तो नमक कुछ नहीं होता थोड़े से। हाँ, ब्लैक पेपर, और मेरी फेवरेट 2 चीजें, सफेद तिल। तिल तो आपकी फेवरेट है कुछ। ओह, आई लव देम। और हमजा भाई कहते हैं अगर कोई चीज महंगी हो ना तो सबसे ज्यादा महंगी की जाएगी एग्जैक्टली तिल। हाँ। और ये क्या डालेंगे? काले तिल। काले तिल भी। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करेंगे, कोई भी हॉट सॉस ले लें आप, और वो वापस ऐड कर दें, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। Really? हाँ, एंड सम शुगर एज वेल। अच्छा, अब चीनी क्या है कि ये जो सारी फ्लेवर खोलता है। एग्जैक्टली। अगर आपने चीनी नहीं करनी है, ब्राउन शुगर कर लें, कैंड्रिल कर लें, स्टीविया प्लांट शुगर कर लें, हाँ, एनीथिंग जस्ट फॉर दी स्वीटनेस, ताकि टेस्ट खुल जाए। एग्जैक्टली। अब ये देखिए, आप एज इट इज भी अगर हम ये सॉस डिप के तौर पे इस्तेमाल करें स्प्रिंग रोल्स के साथ, तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ये ऐसे स्प्रिंग रोल के साथ बच्चों को दिया जा सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। ये देखें, इसको थोड़ी देर बस आप पका लें, 5-7 मिनट। हाँ, क्यों? तो वो जरा पार्टिकल्स जो हैं, चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अभी ठंडा करके। हाँ, अब देखिए, ऑरेंज से एसिडिटी आई है इसमें, साथ कलर, पर्सनैलिटी, फ्लेवरिंग। तो मेरा था कि हम हेल्दी, हम एक दूसरा खाना बनाया करें और एक अच्छी सैलेड जरूर शेयर किया करें। कितने जबरदस्त लग रहे हैं हर कलर्स के साथ, और सेब का जो एक फ्लेवर होगा वो बहुत एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब ये थोड़ी देर के लिए मैरिनेटेड रहेगी, थोड़ी देर के लिए मैरिनेटेड रहेगी, तो जब तक हम शो क्लोज करेंगे तो ये सारे फ्लेवर्स मिल से जाएंगे। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सही है ना? कितना अच्छा लग और रहा अब ये इट्स वेरी फुलफिलिंग एज वेल। ऐसे नहीं है कि पांडे कितने प्यारे लेकर आए। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि आपने ये खा लिया है तो बस उसके बाद ये हमें अनार थोड़े हमारे पास कम है, हमें दूसरी डिश के लिए चाहिए, नहीं तो हम ये भी थोड़े से ऊपर से, ये देखें, हमने डाल दिए हैं। कितना आसान, कितना अच्छा। कोई हेल्दी डाइट पे है तो ये सैलेड इस्तेमाल कर सकता है। सेब भी जा रहा है आपके पेट में, ठीक है, और इसके अंदर आपकी देखिए खीरा भी है, अनार भी है, इसके अंदर गाजर भी है, और जिस तरीके से मैंने इसका फ्लेवर निकाला है वो कितनी ज़बरदस्त है। कोरिएंडर इतना खूबसूरत लग रहा है। एक ब्रेक ले ले ज़रा, ब्रेक के बाद फिर वो दूसरी डिश शुरू करें। जी।
ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रेगनेंसी के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे अभी। और नाज़रीन, कुछ इस तरीके की बात है कि जैसे प्रेगनेंसी जो है वो ना होने की वजूहात क्या क्या होती हैं, कुछ इस बात को भी छेड़ेंगे। मसले कौन से होते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा होती है ये, कि फिर इशूज़ जो है वो मर्द में, और ये बहस आपको पता है चलती रहती है। मगर नो मैटर व्हाट, ब्लेम जो है वो औरत को ही किया जाता है। ये हमारा माशरा है, आपको पता है, इस बात पे तो कोई सेकंड बात नहीं। मगर फिर भी कुछ अवेयरनेस जो है ना आना शुरू हो गई है लोगों के अंदर, हमारे जैसे शोज़ की वजह से। कि अगर किसी की प्रेगनेंसी ना हो रही हो, कोई ऐसे इश्यूज़ चल रहे हो, तो औरत तो अपना टेस्ट करवा लेती है। मगर जो मर्द हजरात हैं ना, वो तो अपने दिल पे ले जाते हैं, अपने ईगो पे ले जाते हैं कि मुझे टेस्ट करवाना है, और मुझे कहा कैसे। औरतों को आज भी माशरे में तलाक हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि मर्द जो है वो अपनी कमी बताता नहीं है, टेस्ट करवाता नहीं है, और उसको इस बात पे तलाक दे देता है कि इसने मुझ पे डाउट किया, इसने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि भाई मेरे में कमी है, तो फारिग करो। सीरियस बता रही हूँ। अब IVF क्या चीज़ है, आज इस पर भी बात करेंगे। क्या प्रोसीजर है। ज़बरदस्त डॉक्टर रबीका रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज आपको बहुत डिटेल में तरीके से समझाएंगी कि IVF कितना कामयाब है क्या, किस तरीके से होता है, सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो प्रेगनेंसी ना होने की वजूहात होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ताकि जो शो देख रहा है वो उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चले। प्रेगनेंसी ना होने में फीमेल फैक्टर होता है और मेल फैक्टर होता है, यानी औरत की तरफ से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो कॉमन वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिनका PCOS का मसला है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, अक्सर औकात उनमें उन ख़वातीन में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती बिकॉज उनके एग्स नहीं बन रहे होते। अगर हम मर्दों की बात करें, मेल फैक्टर, तो मर्दों में खुलियों के प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर उन खुलियों की तादाद ठीक नहीं होती जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, या अगर तादाद पूरी होती भी है तो हरकत नहीं होती। ज़्यादातर वो मर्द जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, 20 सिगरेट्स इन अ डे, या 1 पैक 2 पैक्स, या बहुत ड्रग्स का इस्तेमाल, उनमें क्या होता है कि खुलियों की हरकत ज़ीरो हो जाती है। अब कुदरती अमल है कि खुलिये ने हरकत करके औरत की ट्यूब्स तक पहुंचना होता है, जिसे हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मर्दों में खुलियों की तादाद इंपॉर्टेंट है, हरकत इंपॉर्टेंट है, उनकी शबाहत इंपॉर्टेंट है, उनकी मॉर्फोलॉजी, कि कभी कभार वो एबनॉर्मल होते हैं तो वो भी कंसीव नहीं कर पाते। अच्छा, आज हमारा सेगमेंट इसी के ऊपर था, वेप और सिगरेट के ऊपर, कि इसके क्या नुकसान आते हैं, और एक ये भी अभी साइन जो है आपने बताया कि इस ओके। अच्छा, ये जो औरतें होती हैं, इनकी बांझपन की सबसे आम वजूहात कौन कौन सी होती हैं? बांझपन में 3 वजूहात हम देखते हैं। ओवरी यानी अंडेदानी से रिलेटेड वजूहात, ट्यूबों से रिलेटेड वजूहात, और यूट्रस यानी बच्चेदानी से रिलेटेड वजूहात। ओवरी में कॉमन है हार्मोन्स, क्योंकि ओवरीज हमारी औरतों की 2 होती हैं जो कि हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकाल रही होती हैं। अगर अंडेदानी ठीक से काम नहीं कर रही, हार्मोन्स नहीं निकल रहे, अंडा नहीं बनेगा, जिसे हम ओवम कहते हैं। अब जब एग नहीं बनेगा तो वो आगे फर्टिलाइज करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। अब अक्सर जो ट्यूबों के मसले हैं, जो दूसरी वजह मैंने बताई, ओवरी ठीक है, अंडा भी बन रहा है, लेकिन उनको आगे आने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ट्यूब्स बंद हैं। किन लोगों की बंद होती हैं? जैसे एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ऐसी गंभीर सी बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस के, जिसकी वजह से अंदर इतनी ज़्यादा जिस्म के अंदर एडहीजन्स बन जाती हैं, यानी कि ट्यूबें आंतों से चिपकी हुई होंगी, ट्यूबें आपस में चिपकी हुई होंगी। Really? जी, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम बहुत इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कैसे सामने आता है, पता कैसे चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि हर दफ़ा पीरियड्स में अनबेरेबल पेन है। एक तो नेचुरल पेन है कुदरती, जो कि पीरियड्स में दर्द होता है, लेकिन एक अनबेरेबल पेन है जो कि थ्रू आउट पीरियड्स रह रहा होता है और हर महीने हो रहा होता है। तो फिर हम कुछ अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं, तो मोस्ट लाइकली उसमें एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो इसकी वजह से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। या जैसे अगर एक औरत की पहली प्रेगनेंसी एक टॉपिक हुई, ट्यूबें बंद हो गई, सर्जरी करनी पड़ी, अब एक ट्यूब हमारे पास खुली रह गई है। यहाँ मैं ये भी बताती चलूं कि दोनों ट्यूबों में से एक ट्यूब अगर पेटेंट है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। भले जी, दो ट्यूबें हैं औरत की, 2 ओवरीज हैं। दोनों में से हर महीने एक साइट काम करती है। अच्छा। तो अगर एक ट्यूब बंद हो भी गई तो कोई बात नहीं, दूसरी ट्यूब से प्रेगनेंसी ठहरती है। अब जिस औरत की दोनों ट्यूबें बंद हैं, फिर हम आते हैं IVF के प्रोसीजर के ऊपर। अच्छा, इसमें सर्जरी कोई नहीं है? इसमें सर्जरी होती है, रिकैनुलाइजेशन, लेकिन वो इतना नाजुक सा प्रोसीजर है, उसको अपने ही करने की कॉस्ट और अपना ही उसको करने का समझे कि जो उसकी बारीक बीनी है वो इतनी ज़्यादा है। दूसरा, कई दफ़ा वो मुकम्मल खुल नहीं पाती, कई दफ़ा उसमें और वेट करना पड़ जाता है। तो अब चूंकि साइंस ने तरक्की कर ली है, तो अब टेस्ट ट्यूब हमल आ गया है, तो हम क्या करते हैं कि हम ट्यूब्स को बंद रहने देते हैं कि अगर अंडेदानी चल रही है, ओवरी एग आ रहा है, तो हम IVF कर लेते हैं। IVF स्टैंड
फर्क क्या है? IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम कुदरती प्रोसेस जो औरत के अंदर हो रहा था फर्टिलाइजेशन का, यानी दो खुलियों के मिलाप का, उसको हम बाहर करते हैं। हम बाहर एक डिश ले लेते हैं और उसके अंदर मर्द और औरत के खुलियों का मिलाप कराते हैं। और कैसे कराते हैं? औरत के पीरियड्स के सेकंड डे से हम अंडा बनाने का, एक स्टिमुलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर हम उसको ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि एग बना नहीं बना। 12वें दिन जब अंडा बन जाता है, हम उस अंडे को औरत के अंदर से निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एग रिट्रीवल। ये थिएटर में होता है प्रोसीजर। अच्छा, ठीक तो है। इसको ऑपरेशन थिएटर हाँ, में करते हैं। हाँ। वहां से ही उसी दिन हम उसके हस्बैंड का खुलिया ले लेते हैं। वो स्पर्म्स आ गए, अब उन दोनों को हमने डिश में रखा और हम वेट करते हैं। फर्टिलाइज कर लिया, खुलियों का मिलाप हो गया, ओके, अब वो बच्चा बनना शुरू हो गया। वो शुरू में तो बेबी नहीं होता, वो खुलिये ही होते हैं सेल डिवीजन से। कितनी देर का बिल्कुल, होता है? वो फिर 24 घंटे हाँ, का या बिल्कुल 3-4 दिन हम उसको देखते हैं। पहले 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, फिर हम मगर वो उसमें एग से- हेल्दी है, ये कैसे बिल्कुल पता healthy। चलेगा वो जो निकाला क्योंकि है? हमने 30 से 40 भी निकाले। हमने उसी एक साइकिल में 15-20 एग्स हम निकाल लेते हैं। उसे हम अच्छा। मशीनों के जरिए देखते हैं कि कौन सा वाला बेहतर तो है। उनमें कितने कोई सही होते हैं? बिल्कुल सही होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने स्टिमुलेशन दिया हुआ होता है ना। अच्छा। हमने उस साइकिल में औरत को इंजेक्शंस दे के एग को बनाया हुआ होता Mature किया हुआ है। होता तो है। हमारे अच्छा। पास वो काफी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। इवन IVF के लिए हम एम्ब्रियोज भी ज्यादा बनाते हैं। अच्छा। यानी 5-6 बच्चे हम बना लेते हैं, इससे ओके। भी ज्यादा बना लेते हैं तो अक्सर उनको लोगों रखा के। जा सकता है फिर जी, सेफ? उनको बिल्कुल रखा जा सकता है। इंक्यूबेटर्स होते हैं, मशीनें होती हैं, और और उनमें वो हम कितने टाइम तक रहता है? वो हम फ्रीज करके भी रख लेते हैं। उस freeze- महीने में हम बेबी ट्रांसफर नहीं करते। ठीक, अब वो फ्रीज कब तक अब रहता है? कितने वो साल? हम 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल जब तक रखें। अच्छा। अक्सर ये होता है कि जिस कपल में IVF पहली दफा हुआ है और हमें कॉज पता चल गई है, तो अमूमन उनमें अगले 2-3 बच्चे भी हम IVF से कर रहे हैं। तो अच्छा। फायदा ये होता है कि हमने 2-3 बच्चे पहले ही बनाए हुए हैं। ठीक है। तो औरत को दोबारा उस इंजेक्शन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, बिकॉज वो बड़ा पेनफुल सा होता है। अब वो जो हुलिये थे वो आपस में हाँ, मिल गए। मिल अब गए। उसके बाद उन्होंने क्या उसके किया बाद अब आपने? हमने देखा कि कौन सा वाला अपनी मशीनों के थ्रू के कौन सा एक्टिव है, ठीक है, बीमारी नहीं है कोई उसमें, वो फिर हम औरत के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। इसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा, एक काइंड ऑफ सर्जरी जी, वो नहीं, वो सर्जरी नहीं है, वो भी ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। और उसको मतलब बिल्कुल नीचे से जहाँ से मर्द और औरत मिल रहे होते हैं, तो वहां से ही हम बेबी ट्रांसफर कर देते हैं। वो बिल्कुल छोटा सा टीनी टाइनी सा होता है, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड की अंदर मशीन छोड़ पे देते हैं? नजर आ रहा होता है। अच्छा। अंदर छोड़ देते हैं, वो फिर अपनी जड़ें बनाता है। अच्छा। यहाँ से प्रोसेस कुदरती हमल का शुरू होता और है। ये कंफर्म होता है, ये वाली जो ट्रीटमेंट होती ये है जो, बेबी तो या फिर इसमें कंफर्म भी है। सक्सेस रेट थोड़ा हाँ, होता है? बिल्कुल सक्सेस रेट है। असल में बेबी तो कंफर्म है, लेकिन वो बेबी अंदर जड़ें पकड़ेगा कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए फिर हम औरत को पहले से तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि अंदर ठहर जाए, एबॉर्शन ना हो। हाँ। तो उसकी जड़ें जब जम जाती हैं, तो 10 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ताकि वो वहाँ ठहरे। अच्छा, ये फिर प्रोसेस है। तो ये अब पाकिस्तान में इसका सक्सेस रेट क्या है? पाकिस्तान में मोस्टली लोग बाहर ही जाते थे इसको ये करवाने के लिए। अब पाकिस्तान में है अवेलेबल और सब कुछ सही बिल्कुल तरीके से पाकिस्तान हो में रहा है? अवेलेबल है। और अक्सर औकात ना मजहब पे लोग बहस करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, अगर कोई हिंदू मेरे पास आएगा, मैं जहर का टीका नहीं लगाऊंगी। हाँ। हम मजहब पे ट्रीट नहीं करते डॉक्टर्स। बात है। हम पूरी गाइडलाइंस दुनिया भर में हम मेडिकल के शोबे को ट्रीट कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान हमने अल्लाह, तो क्या बात हमने अपनी बात बता दी। क्या तो बात आगे आपका जो मजहब है, आप अपने मौलवी से, अगर कोई प्रीस्ट है, कोई मंदिर, कोई क्रिश्चियन, जो भी है, वो आप अपने मजहब में पूछें। इस्लाम की मैं बात करूं तो जायज़ है, क्योंकि उसी बीवी और शोहर का खुली है। क्या तो बात इस्लाम में हम ये कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। देखें, ये बात भी ज़रूरी थी करनी, और ये बड़ा अच्छा आपने पहलू भी डिस्कस कर दिया, कि अपने हिसाब से डॉक्टर्स जो है ना, मज़हब देख के किसी को ट्रीट नहीं करता। आई लव दिस लाइन, क्या बात है आपकी। यू आर सच अ गुड सोल। टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हमजा भाई यहाँ पे बना रहे चिकन बिल्कुल। अनार, है ना? चिकन अनारदाना, मुर्ग अनारदाना। ओके। अच्छा, मुर्ग अनारदाना एक बड़ी मजेदार डिश है। ये मैंने सिटी नेटवर्क पे ही काम करते हुए इजाद की थी। हाँ। ये मैंने कहीं से देखी नहीं थी। आप इसको फॉलो करते जाएं, आपको मजा आ जाएगा। मैंने सिर्फ पहले चिकन को फ्राई किया है, ठीक है, ताकि उसकी महक खत्म हो जाए। ये भी बड़ी क्विक रेसिपी है। अगर आपकी प्रेप हुई, अब इसमें मैंने डाला है जिंजर। अच्छा, जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब इसको डिफरेंट, इसके ग्रेवी को डिफरेंट करने के लिए ये 4 प्याज हैं जो बॉइल्ड और ब्लेंडेड हैं। अच्छा। हम 4 में से 3 प्याज जो है ना, वो इसमें ऐड करेंगे। आपने इनको प्याज को लेना है, आपने बॉईल करना है टिल दे आर टेंडर। अच्छा। फिर उसके बाद आपने
Grind इसमें करना। डाल देना है, बिल्कुल। अब इससे आपकी बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनेगी। राइट। और वो जो प्याज का एक अपना कसीलापन होता है ना, हाँ। वो नहीं आता, स्वीट अच्छा आपके। हमजा भाई, बहुत से लोग पूछते हैं कि जब चिकन और गोश्त लेकर आया करें घर में जी। तो उसको धो के फ्रिज में रखा करें, उसके बिल्कुल। पीसेस बना के, या फिर ऐसे ही रख दिया नहीं, करें और नहीं, ताज़ा निकाला करें? नहीं, आप Please जब बताएं। भी चिकन लेके कुछ आते लोगों हैं, के चिकन में स्मेल होती है, गोश्त में भी, इस हिसाब से एग्जैक्टली जब भी आप चिकन लेके आते हैं, एक तो आप कोशिश करें कि बहुत बड़ी मुर्गी ना लें, बुजुर्ग मुर्गियां ना लें थोड़ी सी यंगर मुर्गी इज ऑलवेज बेटर, मुर्गा व्हाटएवर, तो छोटे साइज की तकरीबन 1.25 किलो की वो ज़िबा होके। अच्छा। तो उसके बाद आप उसको लाएं, उसको सिरके वाले पानी में धो के अच्छा सा, उसके बाद आप उसको ड्राई होने दें थोड़ा, काउंटर टॉप पे रख के छानने के अंदर, और फिर उसके पैकेट्स बना के रखें। ठीक अच्छा है। जी, अब हमारा गोश्त के साथ भी सिरके वाले पानी में धो के। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अब हम इसमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हरी मिर्चें होल और डंडी के साथ डालने, इसकी कोई ये इसमें मुझे हिकमत है तो बताएं। इसमें पीछे तेजी नहीं आती, ये देखें, और कुछ हम हरी मिर्चें कटी काट हुई। के डालेंगे। अच्छा, डंडी के साथ जब डालते हैं तो उसमें तेजी नहीं तेजी नहीं आती, खुशबू आ जाती है। ओह, ठीक है ना। हर चीज़ के पीछे देखें हिकमत होती है, पता चलना चाहिए कि क्यों कोई ऐसी चीज़ अगर ऐसे डाल रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे हिकमत क्या है। और मसाले? सूखा धनिया, ऑलराइट, जीरा ओके। 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी ताकि इसको सालन को लाल ना करें। अच्छा। और इसमें टमाटर हम पकाते हुए नहीं डालेंगे, फिर? कुछ सूखी हुई लाल मिर्चें, हल्दी भी नहीं जाएगी, और ये देखें नमक। अच्छा, रंगत नहीं चेंज कर रहे आप? एग्जैक्टली हमने इसको टूवर्ड्स वाइट, बेज, ऑफ वाइट साइड पे रखना है। इसमें भी हम तेल डालेंगे फिजा। अच्छा। हाँ, आपको पता है आपके भाई की फेवरेट है तेल। अच्छा, जायका भी अच्छा आ जाता है तेल से। एग्जैक्टली, और शक्ल भी तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल। ठीक है। ये अच्छा, देखें कितना क्विक और अच्छा, अभी मैं ये कर रहा हूँ। हाँ। पर आपने जब भी दही ऐड करना है फिर? तो आपने हटाना है, हाँ, और फिर दही आपने ऐड करना है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों की फट ग्रेवी जाती है। में फुटफुटियां बनी होती हैं। हाँ। उसकी वजह होती है जब नीचे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है, चूल्हा जल रहा। तो यस, कल्चर और एक्टिवेट होता है, और वो दही की जगह कॉटेज चीज बन जाती है। अच्छा, ये देखिए, आपने इसको मिक्स करना है। ये टेम्पर हो गया योगर्ट आपका। ओके। ठीक है, और अब आप इसको हीट पे वापस ले आएंगे। अच्छा, कुछ लोग ठंडा फ्रिज का दही डाल देते हैं, वो नहीं उसकी नहीं नहीं, वजह आप से भी वो। टेम्पर करें, आप उसको पहले रखें बाहर काउंटर टॉप पे, जब रूम टेम्परेचर पे आए तब आप उसको ऐड करें। अच्छा, कुछ लोग खाना पका लेते हैं मगर गलतियां जो करते हैं वो यही जो मैं भी आपको बीच बीच में बताई जा रही हूँ, ठंडा दही डाल दिया, जैसे वो बता रहे हैं कि चूल्हे पे नीचे हीट तेज करके तो फिर आपने दही डाल दिया। बिल्कुल ठीक है? एग्जैक्टली, ये देखें माशाल्लाह। और सबसे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, अनारदाने को आपने धोना है, खुश्क अनारदाने को। अच्छा, धोने के बाद इससे एक बहुत प्यारी खटास और एक स्लाइट स्वीटनेस आएगी। अच्छा। और फिर आपने उसको कूट लेना है। अच्छा, ये गुजरा हुआ है थोड़ा। हाँ जी, वाह, अनारदाना चिकन, यार मज़े की लग रही है तो चीज़ें देख के। हमजा भाई, ये देखें माशाल्लाह, देखें वी आर ऑलमोस्ट देयर। खुशबू इतनी अच्छी लग रही है इसकी। इसमें टमाटर नहीं डालना आपने? टमाटर हम डालेंगे एंड पे, गार्निश के तरीके से थोड़ा सा। अच्छा। ठीक है, पकाते हुए थोड़ा धनिया अंदर भी डालें। हाँ। धनिया की अपनी खुशबू भी इसको एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। वाह। देखिए, अपने आप को ना लिमिट मत करें। ठीक है, ये फ्यूजन रेसिपीज हैं हाँ। कि हमने इतना ऐसे डालना है, एक लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच, एक वो, खुद भी एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, Basic- जिंदगी में फ्लेवर भी लेकर आए हैं। रोज आलू गोश्त, कौरमा, निहारी, कुन्ना, इससे निकले, इससे हट के कितनी Exactly, डिशेज हैं, मगर बहुत डिशेज कुछ के है। फ्लेवर हर खाने में। हमारे लाहौर में मैं आपको बताती हूँ, मैं तो बहुत क्योंकि जान पहचान वाली लोगों से हूँ ना, किसी के भी घर चले जाओ ना तो घूम फिर के वही एक ही मसाला पक्का किए हुए, हर सालन में हल्दी डालनी है। Exactly. ठीक है, और हर सालन में लाल मिर्चें डालनी है। हर सालन में ज़रूरी नहीं होते ये मसाले, कुछ खानों में धनिया पाउडर पड़ता है, कुछ खानों में ज़ीरा पड़ता है, हर खानों में नहीं पड़ता हर चीज़। ये दिमाग में रख लें कि बस ये 4 मसाले डाल के तो हांडी बना ली, ऐसे खाना नहीं पकता। फ्लेवर लाएं अपनी जिंदगी में, बिल्कुल जी अपनी लाइफ को। एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। स्पाइस की टेस्ट बड़े अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग स्पाइसेस इतने ज्यादा डाल देते हैं, धनिया पाउडर, इसकी मिकदार इतनी होती है कि जब वो फ्रिज में रखते हैं नेक्स्ट डे, अच्छा, मैं जब गरम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, और स्मेल खासतौर आती पे है पुलाव, उसमें। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अपने तैयारी के आखिरी मराहिल पे है, क्रीम। तो हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, और उसके लिए हम अनारदाना तकरीबन 100 ml, हाफ अ कप रेसिपी के साथ। अच्छा, हाफ अ कप, ठीक है। मैंने अभी भी देखें उसको चूल्हे से उतारा है, और हमारी क्रीम रूम टेम्परेचर पे थी। अगर हम ठंडी क्रीम
एकदम खोलते हुए सालन में डालेंगे तो वो अच्छा, इसको ये बोनलेस में भी बन सकती है। नान के साथ नान, बेहतरीन खमीरी रोटियां, तंदूरी पराठे, बस। अरे वाह, ये थोड़ा सा लाइट कर। हमजा भाई आपके घर में मुश्किल है कि कोई वेट कंट्रोल करे, नहीं होता ना, अच्छा देखें इसलिए तो मेरा नहीं होता कंट्रोल। हाँ सुने, आपके घर में तो आप किचन में खान सामों को सबको जाके बताते रहते हाँ, हैं। मेरी जो कुक आंटी हैं वो भी और वाइफ भी और सबको मैंने बड़ा अच्छा ट्रेन ट्रेन कर दिया हुआ है। तो अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कहेंगे हमजा भी क्या क्या आज डालते जा रहे हैं? कसूरी मेथी, खुशबू के लिए। यस एग्जैक्टली, थोड़ी सी। और आप कसूरी मेथी जब भी लें, आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छे ब्रांड की लें या खुद उसको सुखाएं, वरना कड़वा हो जाता है सालन। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। मिट्टी बहुत होती है उसमें। और अनारदाना, आलू बुखारा जब इस्तेमाल करें, खुश्क उसको धो के इस्तेमाल करें, इमली को धो के इस्तेमाल करें। ड्राइंग के प्रोसेस में बहुत कंटेमिनेशन जाती है। ये आप इसके अंदर सर्व हाँ करें, जी। फिर साथ हम ब्रेक लेते हैं। जी जी, ओके, तो इसी मैं के इसको अंदर थोड़ा सा अगर पकाना है अभी आपको? हाँ थोड़ा हाँ, सा, फिर हम ब्रेक पर चले हाँ जाते बिल्कुल, हैं। मैं सर्व करके ठीक है, चले हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसको सर्व करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से बना है। बट ट्राई दिस आउट टुडे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग IVF के बारे में बात कर रहे थे, मगर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जेंडर भी अब सुना है कि आ गया है कि अब अपनी मर्जी का जेंडर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से IVF करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको PGD कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें जेंडर सिलेक्शन की ऑप्शन है, आइदर यू वांट अ बॉय और अ गर्ल। जिनकी बेटियां हैं वो बेटा इसके थ्रू डिमांड कर रहे होते हैं, जिनके बेटे हैं वो इवन गर्ल्स के लिए आते हैं हमारे पास कि हमें बेटी चाहिए। इसमें होता IVF का प्रोसेस ही है, लेकिन बीच में एक चीज़ है बायोप्सी, यानी हमने जो बेबीज़ बनाए हैं 8-10 जितने भी, उनको हम फॉरेन कंट्रीज़ में, UK, दुबई या बाहर जहां अवेलेबिलिटी है, हम वहां बायोप्सी के लिए भेजते हैं। वहां क्रोमोसोम देखा जाता है कि वो XX है या XY है। पहली चीज़ ये, फिर वो बॉय कंफर्म हो गया, फिर हम देखते हैं कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई एबनॉर्मैलिटी, माजूरी तो नहीं है। यानी सपोज अगर 2-3 बॉयज़ हैं भी, तो हम उसमें बीमारी को रूल आउट कर लेते हैं। फिर जो सबसे बेहतरीन वाला होता है उसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के थ्रू औरत के अंदर रख देते हैं। सो ये 99 to 100% इनफैक्ट होता ये जेंडर वही है, लेकिन वही वाली बात कि IVF में जड़ें पकड़ ले बेबी तो अच्छी बात है, सक्सेस है, अदरवाइज फिर वो प्रोसेस वेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये जिस तरह से आप लोग भेजते हैं बाहर पहले UK वगैरह में, और इसकी बायोप्सी के लिए इसकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, अब उसमें से अगर जब से मेल वाला पता चल गया है कि ये जेंडर जो है मेल का है, तो अब जिसने अगर क्लाइंट ने डिमांड की है तो वो जेंडर वाला फिर आप उसी को उठा के उसी को इंजेक्ट करती हैं? बिल्कुल, जिसने जेंडर के लिए डिमांड की है, जेंडर सिलेक्शन के लिए, फिर हम उसको वही स्पेसिफिक जेंडर जो उसको चाहिए, बेटा या बेटी, वो हम उसके अंदर रख देते हैं। अच्छा, एक वो भी इंजेक्शंस होते थे ना जिसमें ट्विंस हो सकते थे, वो क्या चीज़ होती थी आज के? वो बेसिकली स्टिमुलेशन ही है, इंजेक्शन भी, दवाइयों से भी। अक्सर लोग क्लोमिड खा रहे होते हैं, उससे भी अक्सर ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लोमिड ओव्यूलेशन इंडक्शन की एक दवाई है जिसमें हम अंडा बना रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो उस स्टिमुलेशन के प्रोसेस में ना अक्सर 2-3 अंडे बन जाते हैं और वो 2-3 रिलीज होके फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। अच्छा, ये इसलिए ट्विंस हो जाता है, और वो IVF में भी होता है। और ट्विंस भी, ट्रिपलेट्स भी, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी ठहर सकती है क्योंकि एट अ टाइम 3-4 अंडे इकट्ठे फर्टिलाइज हो गए। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो रही है, आपने बता दी सारा कुछ, कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स, कोई ऐसी चीज़ है तो उसके बारे में भी बता दें, क्योंकि जो लोग माइंडसेट बना के बैठ जाएंगे फिर आज हमारी इस शो के बाद, तो फिर उनको वो भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, यानी टीकों का इतना ज़्यादा असर हो गया कि वो अंडे बड़ी बड़ी सिस्ट बन गई, पानी पड़ गया उसके अंदर। अक्सर लोगों को फेफड़ों में थोड़ा सा पानी आ जाता है, पेट में आ जाता है, ये बहुत एक एडवर्स इफेक्ट है इसका। लेकिन बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम दे रहे होते हैं, अगर डोज बहुत हैवी हो जाती है तो फिर ये OHSS डेवलप हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी ठहर जाती है अक्सर लोगों को, इवन ट्विन ट्रिपलेट्स ये भी ठहर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें मामला है, लेकिन हम इसको बहुत कोशिश करते हैं कॉम्बैट करने की, प्रिवेंशन करने की। हम इसको इतनी कैलकुलेटेड डोज देते हैं कि यूजुअली तो ये होता ही नहीं है, लेकिन अगर किसी का अपना जिस्मानी रिस्पॉन्स भी होता है तो हो भी जाए तो इसका ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। बात परेशानी की है कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। अच्छा, बस ये सबकी अप्रोच में नहीं है। और आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप्स में इलाज फ्री अवेलेबल है, लेकिन ये वाला इलाज अभी गवर्नमेंट सेटअप्स में नहीं आया। ये सिर्फ गिने चुने प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है, और पहले तो ये बाहर के मुल्क में था, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आ गया है। लाहौर में भी कई मल्टीपल सेंटर्स हैं जो IVF ICSI कर रहे हैं। IVF 10 से 15 लाख में जा रहा है, PGD 10 से 15 16 लाख से में 20 आम लाख। बंदे की पहुंच से तो दूर है, फिर ये तो नहीं कर सकता कोई।
बस आप देखें कि जो कपल्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके आते हैं, मैं फिर यही मशवरा देती हूँ कि अगर कोई पीछे जेवर प्रॉपर्टी कुछ है तो बस फिर वही आप लगा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये आम बंदे की पहुंच से थोड़ा सा दूर है। हम भी इसमें तकलीफ का शिकार हैं कि हम ये सबको नहीं दे सक रहे। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है इसकी। आई होप कि ये गवर्नमेंट लेवल पे या कुछ ना कुछ हायर अथॉरिटीज़ इसको कुछ हमारे लिए फिजिबल बनाएं। लेकिन जो जेंडर सिलेक्शन है वो 16 से 20 लाख तक है, और जो IVF है वो 8, 10, 12 से 15 लाख तक जा रहा है। मतलब अगर दोनों की डिमांड की जाए तो फिर ये 30 लाख का प्रोसीजर कहीं नहीं गया। नहीं, वो दोनों वो एक ही प्रोसेस होगा। अगर हमने जेंडर सिलेक्शन भी की है तो वो IVF का ही प्रोसेस चलेगा। अच्छा, इसी का हिस्सा जी है? इसी का हिस्सा है। तो टोटल उसमें 16 से 20 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस सारा यही होगा। अच्छा, जो कॉन्सिक्वेंसेज आपने बताया उसके क्या क्या चांसेस होते हैं, कितने चांसेस होते हैं? मतलब रेयर है, बहुत रेयर है, या फिर नहीं, हो सकता है बहुत रेयर तो नहीं है, हो भी जाते हैं इसमें चांसेस, कोई 100 में से एक खातून को हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर इसको हम प्रिवेंट करने के लिए, अब जब चूंकि ये पहले होना शुरू हुआ तो फिर डॉक्टर्स ने भी इसको देखना शुरू किया कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ये पेशेंट्स में बचा सकें। लेकिन ये होता है, और हम पेशेंट को काउंसल भी कर देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें परेशान नहीं होना, बौखला नहीं जाना, हम उसका ट्रीटमेंट फौरन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यही वजह है कि हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम IVF कोई जानलेवा इशू तो नहीं होता? नहीं, जानलेवा नहीं है, लेकिन बस इसमें सबसे बड़ा मसला नाकामी का है ना, फेलियर रेट। कि अगर जानलेवा नहीं है, इतना लाखों आपने लगाया और प्रेगनेंसी फिर नहीं हुई, तो अब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हम उसको उसी महीने में नहीं रखते जिस महीने में हमने टीके लगाए हुए हैं। ठीक है। तो हम उसको 5-6 महीने, 3-4 महीने बाद रखते हैं। हाँ, जब वो जिस्म अपनी आपने जगह लगाए तो वो उस वक्त ज़्यादा वापस आ chances जाए, होते हैं। जिस्म ठीक वापस है। आ जाए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया है। जो जो सवाल थे आपके दिमाग में अब क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह ताला सबको जो है ना औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। मगर ये सेगमेंट ज़रूर संभाल के रखिएगा सारी। जो अगर किसी घर में किसी की बेटी या बहू को कोई इशू है तो प्लीज़ आप एक बार उनको दिखाएं, फिर उसके हिसाब से आपको जो नॉलेज मिल जाएगी फिर डॉक्टर से कंसर्न करें। ठीक है जी, हम एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, मगर ब्रेक से पहले हमजा भाई ज़रा दिखा दें एक बार जो बनाए। मुझे रुक जाए, सही से दिखाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद दिखाते हैं भाई, बहुत ही आला बना है। ब्रेक के बाद दिखाते हैं, आ जाए। ओके, वेलकम बैक। हमजा भाई दिखाइए क्या रेसिपी। अच्छा जबरदस्त। ये हमारी बेहतरीन मुर्ग अनारदाना बगैर टमाटरों के इतनी जबरदस्त एक होलसम डिश तैयार है। और ये हमारी मैरिनेटेड क्यूकम्बर स्प्रिंग सैलेड ये भी तैयार है। ये वाह, ये देखें, क्या बात है, कौन सी क्या बात है ना। ये हमारी क्यूकम्बर स्प्रिंग शो के बाद सैलेड इसके साथ रोटियां होनी चाहिए और ये सैलेड होना चाहिए, और उसके बाद पूरे लवाजमात के साथ पार्टी करेंगे हम। अरे वाह, क्या बात है। आ जाए जी जी, हमजा भाई, आ जाए मेरे पास, इधर आ जाए आप। हम थोड़ी सी और सेहत के ऊपर भी बातें करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर इसके अंदर आप कह रहे थे टमाटर भी डाल सकते हैं जी जी, बिल्कुल। तो टमाटर को आपने वो जो तेल था उसके अंदर सौता करना था या फिर ऐसे ऊपर डालना है कच्चा? अच्छा, हमने इसके अंदर टमाटर डालने थे एंड पे गार्निश के तौर पे। हाँ। उसके छिलके निकाले हुए थे और हमने छिलके थे और बीज निकाले हुए थे, तो उसके साथ हमने इसको सौते करना था। तो एंड पे थोड़ा सा लाल रंग भी आ जाता व्हाइट ग्रेवी में, तो बड़ा अच्छा लगना था। पर हमने अनार डाले, धनिया, पुदीना, एंड पे लेमन डाले, और बड़ा मजेदार। ये मेरी अपनी एक बड़ी पर्सनल फेवरेट डिश है। वाह। अच्छा, आपने शेफ के कोर्सेज कब किए थे? मैंने कब शौक हुआ था? 2012 में मास्टर्स किया है फूड एंड कुलिनरी आर्ट्स में फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई। अच्छा। तो, जी, तो देन आई वाज बीइंग ट्रेन्ड एट फेमोंट होटल दुबई में, और फिर अरमानी कैफे दुबई जो बुर्ज खलीफा में है, उधर मैंने ट्रेनिंग ली। एंड देन आई केम बैक, क्योंकि आपको पता है बिजनेस फैमिली थी, मैं अपने शौक से पढ़ने गया था, तो मुझे वो भी करना था। और फिर आते ही पहले मेरी शादी हुई, और फिर बच्चे, और फिर शोज शुरू हो गए। और अभी भी मैं अब्बू के साथ भी काम कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। तो ये जो अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहता है अपना और इस तरह से शेफ कोर्सेज करता है, बिल्कुल, तो क्या उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छी कमाई है, बहुत अच्छी बेहतरीन। इनकम है? इट्स अ फैबुलस फील्ड। देखें, पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है, एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट था, पर अब हमारे यहाँ पे इतने इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जो बाहर से एफिलिएटेड है और वो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं भी महीने में 1-2 क्लासेस जरूर करवाता हूँ किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कोलैबोरेट करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है लोग क्या कहते हैं कि जो आपने सीखा है उसको आप अपने पास रोक लो, बांध लो। मैं कहता हूँ बांटने से बढ़ता है। आप जितना शेयर करोगे, आप जितना बताते चले जाओगे, आप जितना बांटोगे, आपको अल्लाह ताला और नवाजता जाएगा। तो इवन सिर्फ किसी की मदद वैसे कर देने से नहीं,
आप अपनी नॉलेज को भी बांटो तो बढ़ता है। अच्छा, मैंने देखा लाहौरीज जो है ना खाने पीने के शौकीन है, मगर लाहौर में खाने तो क्यों नहीं अच्छे मिलते। हाँ। खाने सारे कराची में अच्छे अच्छा, मिलते मुझे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं आप खोलते कोई अच्छी अच्छा चीज? फिजा में आपने बिल्कुल 100% सही बात की है। 2022 में मैंने एक बड़ा डिटेल कराची का ट्रिप किया था, ठीक है। ये कहेंगे लाहौर वाले होके लाहौर की खाने की बुराइयां कर रहे हैं। लाहौर वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बड़ा अच्छा है, पर यहाँ पे जो कढ़ाइयाँ और निहारी और पाए और कबाब फ्राई, ये चीजें बर्न्स रोड कराची पे ही हैं। क्या बात है ना। उनकी कुल्फियां वगैरह चीजें हमारे यहाँ यहाँ खाने के शौकीन लोग बहुत ज्यादा है, Exactly. जिसकी वजह से मशहूर है लाहौर के खाबे। जबकि लाहौर के खाबों की अगर मैं बात करूँ ना, तो खाने वाले ज्यादा अच्छे हैं, पकाने वाले टेस्ट जो है ना कराची में। अच्छा, और कराची में एक और चीज है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की प्राइसेस कदरे बेहतर है लाहौर से। हाँ। यहाँ पे बहुत महंगाई होगी, अगर आप आम जगह पे भी जाओ ना, तो आप ठीक ठाक पैसे दे के आते हो। ऐसे ही है। कराची में खाना लाहौर से कदरे सस्ता है। जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो रियलिस्टिक प्रॉफिट्स पे काम कर रही है। और अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करें, जो हाई डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ लाहौर की चेन है, जिन पे लोग यहाँ के एलीट क्लास जाती है, अगर आप मेन्यू देखें तो जो पुराना चलता आ रहा है अभी भी वही मेन्यू मिलता है। मेन्यू चेंज ही नहीं है। और आपको ना वैसे लगता है कि जब नया रेस्टोरेंट खुलता है ना, ये इस रेस्टोरेंट की बड़ी बहन है, ये इस रेस्टोरेंट की छोटी रिश्तेदार लगते हैं आपस में। एवरीथिंग इज द सेम। आप घूम फिर के वही एक स्टफ्ड चिकन होता है और वही 2-4 मोरक्कन सॉस, वाइट सॉस, फेटुचीनी अल्फ्रेडो, वही, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। अब देखिए, मैं जब भी आपके पास शो पे आया हूँ, हमने कोशिश, में अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हमने कोशिश की, कभी गुलाबी कबाब बनाए हैं, कभी हमने चुकंदर के साथ कुछ किया है, कभी हमने अमरूद की चाट बनाई है, कभी आज हमने मैरिनेटेड क्यूकम्बर सैलेड बनाई है और अनारदाना और मुर्ग की कढ़ाई बनाई है। अब इंटरनेशनल मार्केट कितनी बड़ी है, हमारी भी मार्केट थोड़ी सी ना बड़ी होनी चाहिए। आपकी बात बहुत अच्छी थी, मैंने कहा साथ साथ ये भी ऐड करवा दूं कि हमें अब जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो हमारी जो फूड चेन्स है ना, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी अपने मेन्यू पे काम करना पड़ेगा। चाहे बाहर से आप शेफ बुलाएं या यहाँ से कोई अच्छे ऐसे शेफ से ट्रेनिंग लें, मगर अपना मेन्यू चेंज करें ताकि हमारे खाबे जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।